Hello, good evening, everybody. So, once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today is 30th of January 2026. Okay, now in today's newspaper, mostly what I found yesterday was 29th January, and most of the articles are related to economic survey because economic survey was tabled yesterday in the parliament. Okay, so what is economic survey? When is it tabled in the parliament? What does it highlights? What are the issues it takes up? Everything was discussed in today's newspaper. So I read the newspaper for whole day, but I couldn't complete the newspaper reading because lot many articles were there. So I have just extracted at least 10 11 articles which I could show you and which I could tell you. Okay, so these are the articles which I will be studying today. So first of all, economic survey predicts upbeat India and troubled world. Means the world economy, it predicts that it may remain troubled for 2026 also, but for India it has shown some good signals. Okay, then also economic survey calls for relaxing fiscal responsibility and budget management act of 2003. Okay, because it will give flexibility to the center to manage the current economic turmoil, and it has at the same time also highlighted some stress in the worsening states finance positions. Okay, then the survey backs the decision of scrapping Manrega and replacing it with VBG Ramji due to structural deficiencies. Okay, structural flaws. उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोज एट 3.5% विच इज लोअर देन द प्रीवियस ग्रोथ. ओके, ये भी बताया इसमें. दूसरा बताया इकोनॉमिक सर्वे रेजेस कंसर्न्स ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर. अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो गवर्नमेंट्स प्रॉमिस करती हैं पोल्स के आसपास में, तो वो जो है बड़ा एक कंसर्न है. ये कंसर्न रेज किया है इकोनॉमिक सर्वे ने. ठीक है, कैसे एक कंसर्न है वो मैं आपको आर्टिकल पढ़ते हुए बताऊंगा. इंडिया का अर्बन स्टोरी जो है ये एक अनफिनिश्ड प्रॉमिस है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे कह रही है. इकोनॉमिक सर्वे ये भी कह रही है कि गिग वर्कर्स जो है वो इनकम वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं. उनकी इनकम जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है, स्टेबल इनकम जो है वो नहीं है. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये भी हाईलाइट कर रही है कि स्कूल्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम है. ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में ही ये हाईलाइटेड है कि डिजिटल एडिक्शन जो है यूथ के बीच में या पूरी होल पॉपुलेशन के बीच में डिजिटल एडिक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस्ड हैं. ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, अच्छा, और ये हाँ, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और कल इसी की कंटिन्यूएशन में इकोनॉमिक सर्वे के ही कुछ आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो एज आई टोल्ड आई विल बी टेकिंग अप दिस क्लास ऑफ इकोनॉमिक सर्वे थ्रू न्यूज़पेपर्स. ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए होंगे आई विल एनालाइज दोज आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे रादर देन दे आर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे इटसेल्फ. ओके, लेकिन उससे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक्स जानना जरूरी है. इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस जो है ये प्रिपेयर करता है. ठीक है, और कौन सा डिवीजन? मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिविजन होते हैं, इसमें इकोनॉमिक डिवीजन है एक. ठीक है, देयर इज वन डिवीजन कॉल्ड एज इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इसको प्रिपेयर करता है. ठीक है, और ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिव्यू होता है किसी भी साल का. ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही है और आगे की एक हाईलाइट देता है कि आगे कैसे रहने वाली है. ठीक है, सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे को कहा जाता है ये एक ब्रिज है. बजट के जो बजट जो है वो दवाई है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली is a bridge between economic diagnosis and final prescription, fiscal prescription in the form of budget. कि बजट में हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और वो रिफॉर्म्स सही है या गलत है, पीछे जो रिफॉर्म्स किए गए वो सही है या गलत है, ये सारा सिनेरियो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट होता है. पास्ट ईयर की पूरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो सारा. ठीक है, इसमें ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में कैसा रहा है उसकी बात होती है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इसके जो ट्रेंड्स रहे हैं पास्ट ईयर में कैसा रहा है वो सब चीज़ें. फिजिकल और मॉनेटरी डेवलपमेंट्स सारी डिस्कस की जाती हैं. इमर्जिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स इकोनॉमी के अंदर क्या क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, और मीडियम टर्म आउटलुक जो 3 साल के लिए एक प्रायोरिटी बनाई जाती है कि मीडियम, लॉन्ग टर्म होता है 7 साल से 7 साल या 7 साल से ज़्यादा. मीडियम टर्म आउटलुक होता है 3 साल तक का एक आउटलुक बनाया जाता है कि मीडियम टर्म 3 साल में हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं और कैसे कैसे पॉलिसीज जो है इसमें बनाई जानी चाहिए. ठीक है, सो ये बेसिकली एक डाटा बैक्ड नैरेटिव प्रेजेंट करती है कि इंडियन इकोनॉमी आज कहाँ स्टैंड कर रही है और आगे कहाँ जाने वाली है. ठीक है, तो ये कौन प्रिपेयर करता है मैंने आपको बताया, लेकिन ये पार्लियामेंट के सामने कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. इट इज टेबल इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट.
ओके। और इट इज, पहले क्या होता था कि ये बजट के साथ ही आती थी, अब जो है ये 1 डे बिफोर द बजट, जैसे 29 ऑफ जनवरी को इसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया, अब 1 फरवरी को बजट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद पहले ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती थी, लेकिन अब पिछले 2 से 3 साल से सिंगल वॉल्यूम में ही आ रही है, ठीक है। और ये बेसिकली एक एनालिटिकल बेस है कि सारे बजटरी प्रपोजल्स जो होने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हाईलाइट किया गया, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है वो अनसर्टेनिटी रहने वाली है। वर्ल्ड जो है इस समय कई सारे ट्रबल से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पॉजिटिव, उसमें कुछ पॉजिटिविटीज हैं, ठीक है। क्या क्या पॉजिटिविटीज हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि ग्रोथ जो है हमारी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, मींस 2026-27 के लिए ग्रोथ कितना रहने वाला है, हमारा ग्रोथ जो रहने वाला है वो है 6.8% टू 7.2%, ठीक है। ये हमारे 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एनालिसिस भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एनालिसिस भी, ये सभी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7% के अराउंड रहने वाला है, रादर 7.2 7.4 रहने वाला है 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में, और 26-27 में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा 6.8 6.9। तो इकोनॉमिक सर्वे भी वही कहती है कि 6.8 टू 7.2% तक ग्रोथ जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का है, 2026-27, 27-28, 28-29, इसका जो मिड टर्म लुक है, मिड टर्म जो आउटलुक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये ओवरऑल 6.5 से 7% के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो है रिलेटिवली ग्रिम पिक्चर है, ठीक है। और इसने सिनेरियोज बताए हैं कि 3 डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो हो सकते हैं 2026 में। पहला उसने कहा कि जो बेस्ट केस सिनेरियो है, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई है इसने, बेस्ट सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, 40 to 45% चांसेस हैं कि यही वाला सिनेरियो मिले हमें। और ये बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे 2025 में ग्लोबल इकोनॉमिक्स चला है, अनसर्टेनिटीज रही हैं वैसे ही रहेंगी, ठीक है। और बिजनेसेस जो है वो, ग्लोबल कंडीशन जो है वो थोड़ी सी जो है अनस्टेबल तो रहेंगी पर इंटीग्रेटेड रहेंगी, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ा कम हो जाएगी। और दूसरा ये कहा है कि जो भी फ्रिक्शंस चल रहे हैं इस समय ग्लोबल लेवल पे, यूएसए चाइना का जो ट्रेड वॉर है, ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी अनरिजॉल्व्ड है, इन सारी चीजों की वजह से अनसर्टेनिटीज तो रहेंगी और वॉलेटिलिटी भी रहेगी इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन टोटल क्लैप्स जो है इकोनॉमिक्स का नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा कि छोटे छोटे शॉक्स जो हैं वो रहेंगे, सप्लाई शॉक, कभी एक तरफ से सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, कभी दूसरी तरफ से, कभी तीसरी तरफ से, लेकिन ओवरऑल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे इंटरवीन करेगी तो हम इजीली 2026 के थ्रू, 26 के साल में इकोनॉमिक सिचुएशंस के थ्रू सेल कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन उसने कहा है सिनेरियो 2, जिसमें क्या होगा, मल्टीपोलर ब्रेकडाउन होगा, मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मल्टीपोलर ब्रेकडाउन। इसका भी उसने कहा कि 40 से लेके 40 से 45% तक का चांसेस ये भी है, 40 to 45% चांसेस आर दैट देयर विल बी मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, जिसमें सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन्स होंगे, सिस्टमिक ब्रेकडाउन्स होंगे अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पे। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, तो इसकी वजह से जो है और भी ज्यादा अनसर्टेनिटीज जो है वो बढ़ सकती हैं। और जैसे सैंक्शंस यूएसए लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज पे, टैरिफ्स लगा रहा है, तो ये सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं, और इसकी वजह से सप्लाई चेन्स पूरी तरह से डिसरप्ट भी हो सकती हैं या रीअलाइन हो जाएंगी। जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडिया के और कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, तो ऐसे ही हर कंट्री जो है अपना अपना एक ट्रेड, अपना अपना एक सप्लाई चेन जो है सिक्योर करने की कोशिश करेगी, और जो मल्टीपल साइड से ब्रेकडाउन्स नजर आएंगे सप्लाई चेन्स में, ठीक है। और तीसरा इसने कहा है वर्स्ट केस सिनेरियो, द थर्ड वन इज वर्स्ट सिनेरियो। उसका चांसेस तो कम बताया कि 10 से 20% चांसेस उस सिनेरियो के भी हैं,
लेकिन अगर वो होता है तो इसमें ये कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि ये इट विल बी वर्स्ट देन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब लेमन ब्रदर्स बैंक का फेलियर हुआ था सब प्राइम लैंडिंग की वजह से यूएसए में, और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से स्प्रेड हुई थी अक्रॉस द ग्लोब, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज भी इफेक्टेड हुई थी, इंडिया वाज इवन सेफर देन ऑल्सो। तो इंडिया के पास अब भी थोड़ा सा एक एज है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सिस्टमिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और कंट्रीज के बीच में जो फ्रिक्शंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सबसे इमर्जिंग रिस्क जो है कि हम जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम में, हो सकता है वो उतना रीपे ना करे जितनी हमें एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस किस पे, कि अगर ये टाइमली एग्जीक्यूशन हो गए सारे इन्वेस्टमेंट्स का, और कस्टमर्स को अच्छा कंसंट्रेशन हम गैदर कर पाए, और उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन कैपिटल कमिटमेंट्स हम फुलफिल कर पाए, तो ये सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन टाइमलाइंस अटेन करना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें करेक्शंस, ऑटो करेक्शन आएंगी। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा जो है रिस्क रहेंगे, और इस रिस्क की वजह से कंज्यूमर कभी भी जो है सिक्योर नहीं रहेगा, इन्वेस्टर भी सिक्योर नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसी की वजह से पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है जिसका 10 से 20% चांसेस ही है अगर ग्लोबल इकोनॉमी से सही से बिहेव करना शुरू नहीं किया। तो इस वक्त अब इंडिया के लिए क्यों ये बेटर पिक्चर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंडिया के लिए ये बेटर पिक्चर इसलिए प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि ग्रोथ जो है हमारा वो काफी अच्छा रहा है पास्ट में। ठीक है, हमारी पहले चीज जो है इन्वेस्टमेंट खूब सारा गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करा है इकोनॉमी में, खास करके कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, और उसकी वजह से लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है हमारी कंट्री में। और ये लेबर और कैपिटल, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा सिक्योर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ रेट है वो 7% है, उसके बाद ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ रेट हम 25-26 का 7.4% प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से जो है हमारा काफी अच्छा स्टेबिलिटी रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे कुछ रिफॉर्म्स इसमें मेंशन किए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, एमएसएमईज के लिए बूस्ट हो गया। जब अभी सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी एक्सपोर्ट करने में यूएसए की तरफ, तो उस वक्त एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट लाइन, ठीक है, जो क्रेडिट रीपेमेंट एक्सटेंशन फैसिलिटी, ये सारी चीजों की वजह से और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से तो इंडिया में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हम मेंटेन कर पाए, हम बैलेंस कर पाए। ठीक है, और उसके बाद हमने लेबर लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से फॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिस्टेंटली हमारा इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से, ठीक है, एक हमने खूब सारा कैपिटल इन्फ्यूजन किया इकोनॉमिक्स में, कैपिटल खास करके इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने हमें शो किया कि काफी ज्यादा बढ़ गया। और तीसरा, गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म एक्सप्रेस जो इनिशिएटिव चलाए कि खूब सारे रिफॉर्म्स एक साथ किए, उसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेटर आउटपुट्स हैं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिस्क हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए रिस्क क्या है, रिस्क सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो है अगर ये बेस्ट सिनेरियो हो, वर्स्ट सिनेरियो हो या मीडियम वाला सिनेरियो हो, सिनेरियो तीनों में से कोई भी हो 2026 में, थोड़ा सा हमारे लिए रिस्क है कैपिटल आउटफ्लोज का। जैसे हमारे इस वक्त भी खूब कैपिटल आउटफ्लोज जो है वो निकल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, रुपी का डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंटली हो रहा है। तो रुपी डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल आउटफ्लोज, ये एक बड़ा रिस्क हमारे लिए अभी भी बना रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। तो उसके लिए हमारे पास सजेशन क्या है, हमको जो है सफिशिएंट इन्वेस्टर के लिए सफिशिएंट इंटरेस्ट जनरेट करना है, उसके लिए कंड्यूसिवनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, और उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कंट्री के अंदर, ताकि वो करेंसी की सेफ्टी इतनी इंश्योर करनी है ताकि उसको इंडिया में इन्वेस्ट करने में कॉन्फिडेंस रहे और कैपिटल आउटफ्लो ना हो। ठीक हो गया ये। दूसरा आर्टिकल, The second article, survey calls for relaxing fiscal responsibility and budget management act
फॉर सेंटर, बट सेज स्टेट फाइनेंसेस आर वर्सनिंग। स्टेट के फाइनेंसेस क्यों वर्सन हो रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन क्यों सर्वे कह रही है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन अभी भी चाहिए। पहले तो ये समझो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या है, उससे पहले ये समझो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने फिस्कल सिस्टम, फिस्कल पोजीशन को जो है वो बेटर बनाए रखना, सस्टेनेबल बनाए रखना, ठीक है। व्हाट इज फिस्कल सिस्टम? फिस्कल सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स, बजटरी एलोकेशंस जिसको आप बोलते हो, ठीक है। याद रखना हर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी which deals with the fisc, which deals with the budget allocation of resources, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी which deals with money supply, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई को नहीं डील करता, ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमको एक्सपेंडिचर करना है तो कहां करना है, अगर कट करना है तो कहां से कट करना है, डेफिसिट्स कैसे मेंटेन करने हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना, रेवेन्यू डेफिसिट कितना, ये सारी चीजें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। इसको एक डिसिप्लिन करने के लिए हमने एक एक्ट पास किया 2003 में, दैट इज कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन कि हमको कैसे फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में, ठीक है। अब इस एक्ट में 2003 के बाद कई दफा अमेंडमेंट्स हुए, 2004 में, 12 में, 15 में, 18 में, ठीक है। इस एक्ट ने गवर्नमेंट के लिए टारगेट्स रखे कि आपको अगर डेट है तो कितना डेट आपको इनकर कर सकते हो, फिस्कल डेफिसिट कितना मेंटेन करना है। सबसे पहला जो टारगेट इसका था वो टारगेट था कि आपको फिस्कल डेफिसिट जो है अपना फिस्कल डेफिसिट कितना करना है, फिस्कल डेफिसिट आपको कितना रिड्यूस करना है, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 3%। बट ये टारगेट था बाय 2005, ठीक है, लेटर 2008, ठीक है, और अब बाद में लेटेस्ट इट वाज अप टू 2018। हम सिर्फ एक बार 3% से नीचे फिस्कल डेफिसिट को ले पाए, लेकिन उसके बाद कोविड जब हुआ 2019 में, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है 9.2% चला गया था 2020-21 में, ठीक है। 9.2% वाज आवर फिस्कल डेफिसिट। बट इसका ये मतलब नहीं है गवर्नमेंट ने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, इसका ये मतलब है कोविड इंड्यूस्ड स्लो डाउन हुआ तो गवर्नमेंट को एक्सेसिव बोरोइंग करनी पड़ी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, ताकि ग्रोथ को वापस पिकअप करा सके, ठीक हो गया। तो उसके बाद दूसरा टारगेट, जैसे इसका डेट से रिलेटेड टारगेट है गवर्नमेंट डेट जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, एग्रीगेट, सेंटर का भी और स्टेट्स का भी, इंटरस्टेट डेट नहीं, सिर्फ सेंटर का डेट, स्टेट्स का डेट मिला के कितना हो सकता है, 60% ऑफ द जीडीपी। और सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कितना हो सकता है, 40% बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। लेकिन ये वाले टारगेट्स थोड़े से चेंज किए गए थे 2018 के अमेंडमेंट में, ये चेंज्ड टारगेट्स है, ठीक है। जब हमारे पास FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कह रहा था कि आपको 3% तक अपना फिस्कल डेफिसिट लाना है, उस टाइम पे जब हमारा बिकॉज ऑफ कोविड ये 9.2% चला गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आएंगे फिस्कल डेफिसिट में FRBM के टारगेट पे ही, लेकिन फेज्ड मैनर में। लेकिन सबसे पहला प्रॉमिस ये किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस टाइम पे कि हम कम से कम 5 साल में हाफ कर देंगे, हाफ किसका, 9.2 का, ठीक है। और ये टारगेट बड़ी ही कॉन्फिडेंटली हमने ये अचीव भी कर लिया, ठीक है। अचीव भी कर लिया क्यों, क्योंकि अगर पिछले साल का देखोगे फिस्कल डेफिसिट था 4.4%, ठीक है, विच इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, बेसिकली जितना उन्होंने कहा था उससे भी ज्यादा, ठीक है, 5 साल से ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कि फ्लेक्सिबिलिटी FRBM में क्यों चाहिए, आप रिजिडली पुश नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि 3% फिस्कल डेफिसिट पे ही आपको आना है, क्योंकि उसके लिए फिर गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स फर्दर प्रोडक्शन क्रिएट्स फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो ये एक विशियस वर्चुअस साइकिल जनरेट करता है इकोनॉमी में, तो आप वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने आगे ही पहले से ही बहुत ज्यादा कर्टेलमेंट कर रखी है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड स्टेट्स खूब सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, मोस्टली फ्रीबीज जो देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, या ओल्ड पेंशन स्कीम में भी जैसे रिवर्ट कर रहे हैं, अलग अलग पेंशन स्कीम्स, अलग अलग स्पेशलाइज स्कीम्स स्टेट्स की हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैक्सिमम स्टेट्स के फाइनेंसेस जो है वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं,
क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं आपके पास दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, वो एक्सपेंडिचर जिसका कोई रिटर्न नहीं है, आउटपुट नहीं है और कोई एसेट भी जनरेट नहीं होता, और या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट जनरेट हो या आपकी कोई लायबिलिटी कम हो, आपका कोई लोन है उसका रिपेमेंट कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हो उसका, तो दैट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अभी हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट वाले टारगेट पे नहीं आ सकते, हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यही इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि हाँ, इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी हम अफोर्ड कर सकते हैं और हम थोड़ा डिले कर सकते हैं टारगेट, क्योंकि पहले भी तो कई दफा ये डिले हो चुका है। जब टारगेट हमने 2003 में फिक्स किया अब तक अचीव नहीं होगा, तो 2-4 साल और फ्लेक्सिबिलिटी अगर देंगे इतनी अनसर्टेनिटीज में, तो ये एक बेटर पार्ट रहेगा। ठीक है, so this is all what has been highlighted in this article about fiscal discipline for center as well as states। लेकिन states के लिए रिकमेंडेशन ये है कि जो आप फ्रीबीज दे रहे हो, जो आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा आर्टिकल, उस आर्टिकल में भी ये कहा कि जो वुमेन के लिए आप दे रहे हो उससे उनकी टेम्परेरी हेल्थ मेडिकल बाकी नीड्स तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन परमानेंट कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है जिससे वो फ्यूचर में भी अपनी जो है वो नीड्स फुलफिल करे, या फ्यूचर के लिए भी वो अपनी कोई कैपेबिलिटी ऐसी बन जाए उनकी कि उनकी फ्यूचर नीड्स भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे कह रही है कि मनरेगा को हटाना और वीबीजी रामजी को लाना ये एक सही डिसीजन था। ठीक है, ये क्यों सही डिसीजन था? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। इकोनॉमिक सर्वे कह रही है कि देयर वर डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉज। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या क्या थे वो इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किए। हाईलाइट क्या क्या किया उसने स्ट्रक्चरल फ्लॉज? उसने कहा कि अगर आप देखोगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का एक रिपोर्ट आता है, ईयरली रिपोर्ट आता है। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे। रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे। ठीक है, रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे क्या कह रही है कि रूरल एरियाज में लोगों की ओवरऑल कंडीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो गई है। स्ट्रेंथन कैसे हो गई है? खूब सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में लोगों का बढ़ गया है। ठीक है, और इनकम ग्रोथ भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग खूब सारा इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग छोटे छोटे एसेट्स में करने लग गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है नरेगा की वजह से हुआ। हाँ, नरेगा ने टेम्परेरीली आपका जो इनकम डिमांड है वो थोड़ा सा फुलफिल किया, लेकिन ये काम करने का मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, आपका इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब आप नरेगा से हटके नॉन फॉर्म एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए हो, आप कोई और अच्छे जगह पे लेबर का काम कर रहे हो। ठीक है, और फॉर्मल क्रेडिट लोन्स की तरफ भी एक्सेस जो है लोगों का बढ़ गया है। बेटर लोन रिपेमेंट कैपेसिटी भी लोगों की बढ़ गई है, और हाई सेटिस्फेक्शन विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी हाई सेटिस्फेक्शन है। ये कौन हाईलाइट कर रहा है? नाबार्ड की जो रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे। ठीक है, तो ये इसको देख के हमें पता चल रहा है कि लोगों का मनरेगा पे डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। ठीक है, और ये भी कहा था कि रूरल कंजप्शन जो है वो 17 क्वार्टर जो है हाई है पिछले कंपैरिजन में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और ये कंजम्पशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि वेजेस एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों जगह पे इंप्रूव हो गई, तो इसलिए नरेगा पे लोगों का डिपेंडेंस कम हो गया था। ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। दूसरा कहना, अगर नरेगा पे, एक सवाल है मेरा, अगर नरेगा पे डिपेंडेंस कम हो गया था तो वीबीजी रामजी लाने की फिर क्यों जरूरत थी? फिर ऑल टुगेदर स्क्रैप ही कर देते, हम ये वाला एक्सपेंडिचर कहीं और कर लेते। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे के उस पे। ठीक है, दूसरा ये कहा कि धीरे धीरे डिमांड जो वेज लोगों की वर्क की डिमांड थी वो कम हो रही थी, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे 2020-21 में, इसमें इंस्टेंस दिया कि 2020-21 में करीब करीब 389.09 करोड़ पीडीज जनरेट हुई थी। व्हाट इज पीडीज? पीडीज मतलब कितने दिन लगे थे लोगों के काम में, पर्सन डेज। ठीक है, पहले ये मैन डेज होता था, लेकिन फिर फेमिनिस्ट ने कहा व्हाई मैन डेज, वुमेन आर आल्सो वर्किंग, सो व्हाई नॉट पर्सन डेज। ठीक है, तो 389.09 करोड़ पीडीज से आप कहां तक आ गए? 183.77 करोड़ पीडीज। ये कौन से ईयर की बात है? 2025-26 अप टू दिसंबर की बात है, पूरा साल नहीं, अप टू दिसंबर ही ये बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये 53% का डिक्लाइन आया पीडीज में, ठीक है, इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। डिमांड क्या हो रही थी? डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, अब
जब डिमांड डिक्लाइन हो रही है, इसका वजह क्या है? इसका वजह उन्होंने कहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब हमने स्टडी किया तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया। तो जब अनएम्प्लॉयड लोग ही नहीं रहे तो वो क्यों नरेगा में काम ढूंढेंगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो गई। पहले कितनी थी? करीब करीब 3%, 3.3% थी 2020-21 में, 2020-21 में, और अब कितनी हो गई है? 2.5% 2023-24 में। 23-24 में कितना डिक्लाइन होकर रह गया ये? 2.5%। इसका ये मतलब है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो लोगों ने नरेगा से शिफ्ट कर लिया। लेकिन जब लोगों ने नरेगा से शिफ्ट कर लिया तो वो तो वीबीजी रामजी से भी शिफ्ट कर लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे भी एक डाउट है, एक क्वेश्चन है माइंड में कि फिर वीबीजी रामजी क्यों, जब नरेगा पे ही डिपेंडेंस खत्म हो गया। और दूसरा, पहले आप 100 डेज दे रहे थे तो 125 करने की क्या जरूरत है? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही गया, लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं रूरल एरियाज में, तो ये क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ी फिर? ठीक है। उसके बाद ये भी कहा कि कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि डिमांड इसलिए कम हो गई। हाँ, डिक्लाइन तो हुआ डिमांड में, लेकिन ये इसलिए कम हुई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली इसकी फंडिंग जो है वो कम करती चली गई। कई स्टेट्स की तरफ फंडिंग जो है वो पूरी तरह रोक दी गई। तो लोगों को काम करना जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं लगा। उनको लगा कि काम तो करेंगे, पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए लोगों ने वर्क डिमांड करना ही जो है वो कम कर दिया। दूसरा, डिजिटल जो अटेंडेंस इसमें मैंडेटरी कर दिया, लोगों को वो भी बड़ा बकवास कॉन्सेप्ट लगा। तो उसकी वजह से भी लोगों ने, ये भी एक बैरियर बन गया, ठीक है। और काफी ज्यादा बैरियर्स वर्कर्स के लिए और भी बन गए, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स वगैरह की वजह से, बजट एलोकेशन कम होने की वजह से, इस वजह से भी डिमांड ड्रॉप हो गया। ये भी कहीं पे इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया कि ये भी एक रीजन जो है रहा। लेकिन फिर भी जो इसमें स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज थी, वो क्या डेफिशिएंसीज थी? वो डेफिशिएंसीज ये थी कि भले ही वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा इसमें, 48% से 58% हो गया 2024-25 में, ठीक है, लेकिन जो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो वुमेन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए था, वो इंप्रूव नहीं हुआ। दूसरा ये कहा कि जो एक्सपेंडिचर आप शो कर रहे हो और जो एक्चुअल फिजिकल ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस है उसमें काफी ज्यादा मिसमैच है, और कई जगह पे वर्क एग्जीक्यूट हुए ही नहीं, पेमेंट्स विड्रॉ हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा मिसमैच था, ठीक है। उसके बाद लेबर इंटेंसिव टास्क जो आपको लोगों से कराने थे, आपने वो मशीन से करा के 10 दिन में काम खत्म किया और 100 दिन की पेमेंट लेना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता हम वीबीजी रामजी में ये चीज कैसे रोकेंगे, लेकिन मनरेगा में ये चीज सच में थी, ठीक है। उसके बाद कई जगह पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी पाया गया, ठीक है, ओवर द टाइम, ठीक है। जो हाउस होल्ड्स के लिए 100 डेज के लिए जो पैसा जाता था, उनको 10 दिन का काम करने के लिए कुछ पैसा दे दिया जाता था, रिमेनिंग पैसा कहाँ गया इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसलिए कई सारे हाउस होल्ड्स का ये पाया गया कि कोई भी 100 डेज कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है। जस्ट 8-9% लोग ही सिर्फ 100 डेज काम कंप्लीट कर रहे थे, 100 डेज का, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि मनरेगा को हटाया गया और वीबीजी रामजी को लाया गया, वो सही है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मनरेगा को हटाया गया, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया है, लेकिन वीबीजी रामजी को लाया गया, ये इकोनॉमिक सर्वे ने उतनी थ्रस्ट के साथ नहीं कहा है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक। अब गिग वर्कर्स फेस इनकम वॉलेटिलिटी, ये तो मैं पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं, और इकोनॉमिक सर्वे में भी वही चीज जो न्यूज़पेपर में रेगुलरली डिस्कस हो रही थी कि गिग वर्कर्स मींस जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। पहले गिग वर्कर्स का एक मैंने बेसिक डेफिनेशन भी आपको समझाया था पहले भी, आज भी समझा देता हूं। गिग इकोनॉमी क्या होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गिग इकोनॉमी का डेफिनेशन दिया कि ये वो इकोनॉमी है जहां पे लेबर्स काम तो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और कंपनी का कभी हो सकता है इंटरफेस ना हो, मुलाकात ना हो, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही काम पकड़ते हैं, काम पकड़ के पेमेंट भी ले लेते हैं, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे, पेमेंट बाय टास्क बेसिस पे काम करके खत्म करते हैं, ठीक है। सो इट इज एन इकोनॉमी विच सर्वाइव्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बाय टास्क। ओके, सेंटर ऑफ द गिग इकोनॉमी इज पेमेंट बाय टास्क। टास्क असाइन किया, फूड डिलीवरी करना है, डिलीवर कर लिया आपने, और आप फिनिश, आपका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज जो है इसमें, लेबर जो है वो क्या करती है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज को कनेक्ट करती है। कंपनीज को कनेक्ट, अच्छा, कंपनी के साथ भी इंडिविजुअल खुद कनेक्ट नहीं होता, थ्रू ए प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी इनको कहते हैं, जैसे जोमेटो। नॉन प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमी ही एग्जिस्ट करती है, नॉन प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोस्टली प्लेटफॉर्म वर्कर्स ही गिग इकोनॉमी में आज की डेट में को
अब इंडिया में जो अभी लेबर कोड्स है उनमें एक कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये गिग वर्कर का डेफिनेशन बताता है कि ये वो वर्कर होता है जो वर्क में पार्टिसिपेट करता है, वर्क में पार्टिसिपेट करता है और वहां से अर्न भी करता है, लेकिन कभी भी वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो सेटअप नहीं होता। एम्प्लॉयर मींस जो एम्प्लॉय करेगा और एम्प्लॉय मींस जो काम करेगा। तो जो एम्प्लॉयर को जॉब देने वाला है और जो जॉब लेने वाला है, इनके बीच में डायरेक्ट कभी हो सकता है कांटेक्ट भी ना हो, ऐसी अरेंजमेंट है ये वर्क की, गिग वर्क। ठीक है, अब गिग वर्कर का डेफिनेशन तो दे दिया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने, लेकिन उनकी इनकम के बारे में, उनकी जो जितने डेली रिस्क वो सफर करते हैं वो नहीं बताया। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे जो है वो फॉल है। ठीक है, फॉल है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन गिग वर्कर्स के लिए चाहिए था वो उनके पास नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में, बैंकिंग सेक्टर में, एक्सेस टू क्रेडिट, ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए थी, तो ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है, जैसे डीरेगुलेशन हो गया, जीएसटी 2.0 हो गया, लेबर रिफॉर्म्स हो गया, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की इंक्रीज हो गया, या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो गया अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक गिग वर्कर की एवरेज इनकम 15,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं हो पाती। इसका मतलब इनकम वॉलेटिलिटी अभी भी गिग वर्कर्स में जो है वो है। 40% गिग वर्कर्स जो हैं उनकी इनकम इतनी भी नहीं हो पाती। 40% गिग वर्कर्स की इनकम इतनी भी नहीं हो पाती। ठीक हो गया, ये एक चीज है। दूसरा ये बताया गया है कि अगर आप देखोगे 2020-21 में गिग वर्कर्स कितने थे, सिर्फ 77 लाख। अगर आप देखोगे 2024-25 में, अब तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। ठीक है, 2024-25 में अगर आप देखोगे तो वो कितने हो गए, 1.2 करोड़, 1.2 करोड़, और इट इज एस्टिमेटेड टू क्रॉस 2.5 2.7 करोड़। ओके, तो ये गिग वर्कर्स तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, क्रेडिट एक्सेस नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है गिग वर्कर्स के लिए जो है प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, गिग वर्कर्स अगर समझना हो तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, यूजुअली फ्रीलांसर्स भी गिग वर्कर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब फ्रीलांसर्स जरूरी नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं, वो अपनी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी डिलीवर करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया गिग वर्कर्स के लिए। ठीक, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रूरल एरियाज में केवल 17% स्कूल्स जो हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन रूरल एरियाज प्रोवाइड सेकेंडरी एजुकेशन, और अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे तो ये नंबर डबल से भी ज्यादा है। 38% schools in urban areas are providing secondary education. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, ये पहला है। अगर आपको इंटरनेशनलाइज करना है अपनी एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, जैसे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ने एनविसेज किया कि हम जो है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ये चाहती है कि हम इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो एस्टेब्लिश करें। ठीक है, लेकिन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि पहले तो स्कूल्स ही हैं ऐसे जहां पे हायर एजुकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप आउट्स। इकोनॉमिक सर्वे ने 2 मेन ड्रॉप आउट के रीजन नोटिस किए, ड्रॉप आउट फॉर मेल चिल्ड्रन एंड ड्रॉप आउट फॉर फीमेल चिल्ड्रन। ठीक है, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स में ड्रॉप आउट का मेन कॉज क्या है? मेल स्टूडेंट्स में ड्रॉप आउट का मेन कॉज यह है कि वो जो घर की इनकम है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक इनकम को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, सो दे ड्रॉप आउट बिकॉज टू सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम, टू सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम। और फीमेल चिल्ड्रन क्यों ड्रॉप आउट हो जाते हैं? फीमेल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट हो जाते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, डोमेस्टिक एंड केयर वर्क। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे जो ड्रॉप आउट्स हो जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना। उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल भी इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस को थोड़ा सा यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक है,
तो इंटरनेशनलाइजेशन के लिए अगर आपको स्कूल में क्या करना है, स्कूल आपको इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इंडिया में बहुत ही अच्छा इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक सर्वे ने नोट किया 23 आईआईटीज हैं, 21 आईआईएम्स हैं और 20 एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इंटरनेशनल आईआईटी कैंपसेस भी हैं हमारे जंजीबार, तंजीनिया में और अबू धाबी में, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एनरोलमेंट रेट जो है वो कम है। एनरोल सेकेंडरी एज पे जब हम देखेंगे एनरोलमेंट रेट कितना रह जाता है, सिर्फ 52%, ठीक है। हालांकि प्राइमरी एजेस पे हमारा एनरोलमेंट रेट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चाहती है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हर बच्चा जो एटलीस्ट स्कूल जाए, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो अबव 15 ईयर्स हो, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को बढ़ाए कहां तक लेके जाए, 15 ईयर्स तक। उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्ट्रेटेजी जो है वो 3 साल जो आपका प्री प्राइमरी हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद 2 साल 3+2, 2 साल हो गए आपके अपने सेकंड और थर्ड क्लास में, ठीक है। सो 3 और 2 हो गया 5, ठीक है। 5+3 ईयर्स आपके मिडिल स्कूल के हो गए, ठीक है। +3 ईयर्स आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हो गए और +4 ईयर्स आपके हायर एजुकेशन के हो गए। तो ये वाले तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना हो जाए, कम से कम 15 साल तक हो जाए। लेकिन ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का पहले इनकम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हाउस होल्ड इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए मेल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट ना हो। केयर इकोनॉमी में और डोमेस्टिक वर्क में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि फीमेल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है। 44% ड्रॉप आउट जो होते हैं वो मेल स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड को इनकम को सपोर्ट करने के लिए। और 67% बॉयज जो है वो 67% बॉयज जो है साइड करते हैं रीजन कि हमको इनकम के सपोर्ट करने के लिए हाउस होल्ड को स्कूल को छोड़ना पड़ा। 55% गर्ल्स ये रिपोर्ट करती है कि हमको जो है केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डोमेस्टिक वर्क के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। तो बेटर ये है कि हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी बढ़ाएं, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल बेस्ड एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करें, वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रायोरिटी दें। इन सब चीज़ों से हमारा जो जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा और जो चिल्ड्रन है वो बेटर एज में जॉब्स अटेन कर पाएंगे और इनकम स्तर जो है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक और चीज दिखाई है कि सिर्फ 0.97% एडोलेसेंट्स जो हैं वो उन्होंने प्रॉपर सिचुएशनल स्किलिंग अटेन की है, ठीक है। और 91.94 विच इज अप्रोक्सीमेटली 92% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी स्किलिंग से रिलेटेड कोई भी लेसन अचीव ही नहीं किया। सो दीज आर द गैप्स हाईलाइटेड इन एजुकेशन। जब एजुकेशन रिफॉर्म्स पे आप आंसर लिखोगे, ये इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स लिखोगे, बताओ इससे बेहतर किसी और का आंसर हो जाएगा? या फिर इंटरव्यू में जब बात करोगे ये सारी चीजें कोट करोगे तो इससे बेहतर क्या आंसर होता है फिर? ठीक हो गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया। एज सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर का अच्छा ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गया, ठीक है। पास्ट 4 ईयर्स का एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहा है? 4.4%, ठीक है। और इस बार एग्रीकल्चर का ग्रोथ 25-26 में कितना रहा है? 3.5%। ग्रोथ अब भी हुआ है लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रोथ रेट कम जो हुआ है वो नेशनल एवरेज, वो एवरेज से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 2015-16 से लेके 2024-25 तक ये वाले दशक में एवरेज ग्रोथ जो है वो कितना रहा है? 4.45% वाज द एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर एवरेज इतने पे ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी जो है ये कम हो गया है, ठीक है। अब इसमें भी कौन सा एग्रीकल्चर का मतलब सिंपल ओनली क्रॉप सेक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर में सबसे ज्यादा फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की यहां से आई है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से, ठीक है। सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस किससे आई है? लाइव स्टॉक से। और सबसे कम परफॉर्मेंस किससे आई है? क्रॉप सेक्टर से, ठीक है। क्रॉप सेक्टर से 3.5%, ओके, और लाइव स्टॉक से 7.1% और एक्वाकल्चर से 8.8% ग्रोथ, ठीक है। कभी कभी अरेंजमेंट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रीलिम्स में सवाल आते हैं तो वो इन्हीं चीजों से बनते हैं, ठीक है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि कंट्री का फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉल कर गया है, स्टडीली वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज का जो रेट है वो कम हो गया है, ठीक है।
ठीक है, वो इंक्रीज का जो रेट है वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब ये रेट जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में, वो सबसे ज्यादा कौन कौन से क्रॉप्स में ग्रोथ विटनेस हो रही है? राइस में ग्रोथ विटनेस हो रही है, व्हीट में ग्रोथ विटनेस हो रही है, मेज में ज्यादा ग्रोथ विटनेस हो रही है, और कोर्स ग्रेन्स में ग्रोथ विटनेस हो रही है। लेकिन ट्रेंड ये है कि पिछले एक दशक से जो एवरेज ग्रोथ रेट था उससे थोड़ा स्लो रहा है एग्रीकल्चर का ग्रोथ इस वाले साल में 2025-26 में, ठीक हो गया। सर्वे ने एक और कंसर्न रेज किया है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो ये वुमेन के लिए, बाकी चीजों के लिए, अब 5 स्टेट्स आगे इलेक्शन के लिए जा रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी। पुडुचेरी इज बेसिकली यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, ठीक है। ये सारी स्टेट जो हैं इनमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? फ्रीबीज अनाउंस करती है, और मोस्टली जो वुमेन के लिए वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। तो वुमेन के लिए फ्रीबीज अनाउंस करने से ज्यादा आप उनकी टेम्पररी मेडिकल नीड्स, टेम्पररी जो उनकी डोमेस्टिक नीड्स है उनको तो फुलफिल करने के लिए हेल्प कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप देखो ये कितना अमाउंट ऑफ खर्चा करते हो, अराउंड 1.7 लाख करोड़। 1.7 लाख करोड़ 2025-26 के फिस्कल में आपने ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के फॉर्म में ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब ये जब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर आपने सिर्फ इतना किया है, अगर आप देखोगे इट इज बेसिकली अ 5-fold इंक्रीज बिटवीन 2022 एंड 2025, ठीक है। अब ये सर्वे फर्दर ये कह रही है कि जो स्टेट की जीडीपी है उसका 0.19% से लेके 1.25% तक ऑफ जीडीपी ऑफ स्टेट आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल बजट, तो कुछ स्टेट्स का 0.68% है टोटल बजट का, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये इतना हाई हो जाता है कि इट इज बेसिकली अराउंड 8.26% ऑफ टोटल बजट। तो बजट का इतना बड़ा साइज आप फ्रीबीज में दे रहे हो, यूनिलेटरल कैश में दे रहे हो, ठीक है। तो यूनिलेटरल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में दे रहे हो, इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इससे कंटिन्यूअसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है स्टेट्स का बढ़ता चला जाएगा। इससे कंटिन्यूअसली क्या होगा? स्टेट्स का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो कंसिस्टेंटली स्टेट्स का क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट्स का टोटल एक्सपेंडिचर का 84% जो है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बचता है, जाता है। बाकी 16% आपको बचा है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। अब उसमें आप लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, आप क्या करोगे, ठीक है। इसलिए ये कहा गया है कि हालांकि ये थोड़ा कम हुआ है आज की डेट में, 2023-24 में, 23-24 के एस्टिमेट के हिसाब से इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन पहले इससे भी ज्यादा था। 2018-19 में थोड़ा इससे भी ज्यादा था। वो था कितना? 86% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा दिक्कत है स्टेट्स के साथ। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये मोस्टली कहां पे जा रहा है? आप जो है मोस्टली अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहे हो, ठीक है। अब इससे एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। ट्रेड ऑफ किस किस चीज का हो जाता है? ट्रेड ऑफ हो जाता है कि आप जब रिसोर्सेज एक्स्ट्रा ड्रेन करते हो, आपको वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन आपका फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आपके पास डेफिसिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब डेफिसिट जो है उसकी वजह से आपका कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी स्कीम्स जो आप इनिशिएट करते हो, कम से कम उनमें सनसेट क्लॉज तो रखो कि ये कब तक के लिए स्कीम वैलिड है। आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कर देते हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट रन कर रही है, अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसके ऊपर भी बर्डन हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो बेसिकली सनसेट क्लॉज भी इन स्कीम्स में नहीं होते, एक ये भी दिक्कत है। और दूसरा, आप टेम्परेरी नीड्स फुलफिल कर रहे हो लेकिन परमानेंट उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए आप पैसा ही नहीं छोड़ रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 84%, विच इज टू बिग फॉर स्टेट्स, ठीक है। इंडियाज अर्बन स्टोरी, वन ऑफ अनफिनिश्ड प्रोमिसेस। अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लैंड, हाउसिंग और मोबिलिटी की,
ठीक है, लैंड अवेलेबल नहीं है, हाउसिंग सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, ठीक है, और मोबिलिटी इश्यूज जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल है, ठीक है। उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो पोल्यूशन भी है, उसमें जो रिजल्ट्स हैं नॉइस भी है, उसमें जो रिजल्ट्स हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ टाइम इन ट्रैफिक ऑल्सो, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ ह्यूज डेंसिटी इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, तो बहुत कम स्कोप रह जाता है कि आप कहाँ पे लैंड रिसाइकलिंग करोगे, कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओगे, कैसे ये सब चीजें करोगे, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, सैनिटेशन बेटर कैसे प्रोवाइड करोगे, वाटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी आपने ये किया, लेकिन अभी ये रिलायबल उतनी ज्यादा नहीं है और एफिशिएंसी से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। अब इस सब में सबसे ज्यादा बड़ा इशू क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल इशू है जो हाईलाइट किया है इस समय इकोनॉमिक सर्वे में, विच आई एक्चुअली लाइक्ड द मोस्ट। एक इंस्टीट्यूशनल इशू है। इंस्टीट्यूशनल इशू ये है कि सिटीज का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंटेड है। तो फ्रेगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस, कुछ चीजें किसी के हाथ में है, कुछ चीजें सेंटर के हाथ में है, कुछ चीजें स्टेट्स के हाथ में है। सो फ्रेगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका क्या रोल है, मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस, फ्रेगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। म्युनिसिपैलिटीज का क्या रोल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का क्या रोल है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, या हेल्थ केयर में किसका मेन रोल है, डिफेंस में किसका मेन रोल है, आपका मेन जो वाटर या सैनिटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके कौन है, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या इस समय, ऑल यू नीड इज बेसिकली अ कलेक्टिव बिहेवियर प्लस जो ये फ्रेगमेंट्स हैं गवर्नेंस में, इसको आपको ब्रिज करना है, ठीक है। सो बजट ब्रिजेस मींस ब्रिज द गैप्स ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोवाइड एम्पल फाइनेंसेस, ठीक है। Then also you provide better planning and finance and better governance that will align to people centric approach, ठीक है। Then only you can turn on the urban story, ठीक है। सर्वे क्या कह रही है कि डिजिटल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। डिजिटल एडिक्शन को एक मेजर हेल्थ केयर इशू हम नहीं मान रहे, लेकिन ये एक मेजर हेल्थ केयर इशू मान रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या बताई गई है, इसकी वजह बताई गई है कि हमको साइबर सेफ्टी एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली हमको इंक्रीज करनी है, क्योंकि वो अभी सफिशिएंट नहीं है। मेंटर प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करने हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इन स्कूल्स को मैंडेटरी करना है, जो कि अभी कम है, ठीक है। और एज अप्रोप्रिएट डिजिटल एक्सेस पॉलिसीज मींस किस एज के लिए क्या कंटेंट जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रखना है, कंटेंट रेगुलेशंस जो है वो स्ट्रिक्टली लगाने हैं, पर्पस बेस्ड कंटेंट रेगुलेशन। एजुकेशनल कंटेंट हो उसको अनलिमिटेडली एक्सेस फ्री कर दो, लेकिन नॉन एजुकेशनल है या एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट है, अगर उसका टाइम पीरियड फिक्स हो 1-2 घंटे ही चलेगा, उसका चलेगा नहीं पूरे दिन में। तो हालांकि ऐसी चीजें उनके राइट्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके राइट्स को भी देखना है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है कुछ तो डिजिटल पॉलिसीज को चेंज करना है कि लोगों का डिजिटल एडिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एडिक्शन हमारा जो मेंटल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, सर्वे क्या कह रही है कि हमको अपना टेलीमानस मिशन जो है, टेलीमानस मिशन थ्रू टेलीपैथी, हमको ये इंक्रीज करना चाहिए, इसका नेटवर्क इंक्रीज करना चाहिए, ताकि इंडिया के जो यूथ है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और सही से यूज किया जाए, ठीक है। अब इसमें कई कई सारी चीजें जो है डेटा से भी बताई गई है। डेटा से ये बताई गई है कि हमने अपना मैटरनल मोर्टिलिटी रेट उसे तो कम कर दिया है, ठीक है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ फीमेल्स डाइंग पर 1000 लाइव चाइल्ड बर्थ्स, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, इन सबको हम कम तो कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन फर्दर इनको जो है कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए डिजिटल डी एडिक्शन करना पड़ेगा, अपने छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, ठीक है। हाँ, रोमा कुमार जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है गंगाराम हॉस्पिटल में, वो कह रही है कि पेंडेमिक ने ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, पेंडेमिक इंक्रीज्ड द डिजिटल डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि उसने फिजिकल वर्ल्ड से आपको काट दिया, तो आप डिजिटल स्पेस पे डिपेंडेंट हो गए। और जब पेंडेमिक चला भी गया, लेकिन आपके अंदर से ये पेंडेमिक अभी तक
नहीं गया, ठीक है। विनय अग्रवाल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हमको जो है अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, हमको अप्रोप्रिएट जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हेल्थ को जो है प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। उन्होंने ये कहा कि एक जो थ्रिफ्टी जीन है ये हमने ओवर द ईयर क्या किया है, इनहेरिट किया है। तो थ्रिफ्टी जीन की इनहेरिटेंस की वजह से हमारी कंट्री में फैटी लिवर, ओबेसिटी, डायबिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉब्लम जो है नॉर्मल होती चली जा रही हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव एडिक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज दिस थ्रिफ्टी जीन? बेसिकली थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस जो है वो दिया था जेम्स नील ने 1962 में। जेम्स नील ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो इस तरह से इवॉल्व होते हैं, खास करके जहां फूड सिक्योरिटी कंडीशन, फूड स्कैर्सिटी कंडीशंस हो, वहां पे एक जीन्स का एवोल्यूशन ऐसे होता है कि जीन्स में जो फैट स्टोरिंग कैपेसिटी है या कार्ब स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो थ्रिफ्टी जीन्स इवॉल्व होते गए फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स हु वर हंटर्स एंड गैदरर्स, क्योंकि उनमें ज्यादा फैट स्टोरेज की जरूरत होती थी, ठीक है। तो वहां से हम इवॉल्व होते गए और हमने वो इनहेरिट किया है आज भी ह्यूमंस के अंदर बायोलॉजिकल स्टडीज ये कहती है कि यूजुअली वो जीन्स अभी भी पाए जाते हैं जिनमें हाई एफिशिएंसी हो फैट स्टोरेज की। तो ये जो हमने थ्रिफ्टी जीन्स इनहेरिट किए हैं ओवर द ईयर्स, इसकी वजह से फैटी लीवर, ओबेसिटी, डायबिटीज ये सारी चीजें बढ़ती है। लेकिन जो डिजिटल एडिक्शन जो है इसने इस चीज को फर्दर एग्रीवेट कर दिया, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस जो है हमको जगह छोड़ने नहीं देती। ठीक हो गया, शुक्रिया। आधे आर्टिकल्स मैंने आज के न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक सर्वे से ही जितने हैं वो डिस्कस किए, ठीक है। कल मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा और पूरा डिस्कशन करूंगा कल के न्यूज़पेपर के साथ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।